डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो हुआ था 2023 का, उसमें प्रेसिडेंट को लेकर, राष्ट्रपति को लेकर दो सवाल पूछे गए, है ना। और मुझे नहीं लगता है पिछले 10 सालों में कोई भी एक साल ऐसा गया है जब यूपीएससी ने राष्ट्रपति पर सवाल नहीं पूछा है ना। और जो 2023 में सवाल पूछे गए उसमें एक सवाल ऐसा था जिसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट भी क्रिएट हुई कि इतना टफ कठिन सवाल जो है, इतना गहराई में जाकर यूपीएससी को सवाल पूछने की ज़रूरत क्या है ना। हालांकि यूपीएससी की कोई सीमा नहीं है कि किस टॉपिक में उसको कितनी गहराई में जाना है, बट कहीं ना कहीं पे एक डिबेट, एक बहस जरूर खड़ी हुई थी। तो हम लोग देखेंगे क्या सच में वो सवाल बहुत डिफिकल्ट था 2023 में जो पूछा गया था। और इवन अगर राष्ट्रपति के टॉपिक पे यूपीएससी अगर इतनी गहराई में जा रहा है तो उसको हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, है ना। किस तरीके से सोचने की जरूरत है और यूपीएससी इस तरह के सवाल आखिर क्यों बना रहा है ना। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही गहराई से हम लोग बात करने वाले हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के बाद आपको अगर अगले साल या उससे आने वाले सवालों में जो भी सवाल राष्ट्रपति को लेकर पूछे जाएं उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। जल्दी से देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट जो है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों प्री और मेंस में यूपीएससी के लिए प्रेसिडेंट का टॉपिक हमेशा से ही रेलिवेंट बना रहा है। आप अगर देखेंगे ना तो भारत में, अगर आप देखेंगे भारत का जो संविधान है है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको राष्ट्रपति दिखेगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, राज्य का जो प्रमुख होता है भारत में वो कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, राष्ट्रपति है ना। कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा तो आप लोग जानिएगा, हेड ऑफ स्टेट जो है भारत में राष्ट्रपति है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब देखो, जो राज्य का प्रमुख है अगर उस पर ही सवाल नहीं पूछ रहे हो आप प्रीलिम्स में, तो इसका मतलब आप किस तरीके का सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हो। तो प्रेसिडेंट जो है, इसलिए यूपीएससी इस पर सवाल पूछता है हर बारी लगभग। आप देखेंगे तो इस पर सवाल है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रेसिडेंट जो है भारत में हेड ऑफ स्टेट है। और इवन 2022 में अगर देखेंगे तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, यहां पर आप लोग कमेंट करेंगे कौन सा प्रेसिडेंट जो है, कितने नंबर का प्रेसिडेंट। पहले प्रेसिडेंट तो आप लोग जानते होंगे राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। पर 2022 में जो चुने गई हैं द्रौपदी जी, वो कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे, ठीक है। दूसरा, अब ये वो सवाल हैं जो प्रीलिम्स 2023 में पूछे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। मुझे लगता है ये सवाल तो आपके लिए आसान होगा, बट फिर भी इसको देख लेते हैं। देखिए, यदि, और देखिए ना, 2023 में दो सवाल पूछ लिए हैं प्रेसिडेंट को लेकर। पहला सवाल देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है। यहां पे एक फैक्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मैटर को सुन सकता है। दूसरी चीज, अगर शून्य घोषित कर देता है तो ऐसी तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कर्तव्य, है ना, जो भी काम उसने किए, अविधि मान्य घोषित हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं बियर एक्ट पढ़ने के लिए, है ना। सेम ये लैंग्वेज जो है संविधान में दी होती है। तो पहला तो एकदम ही गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी प्रेसिडेंट पढ़ा है तो आपको पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मतलब इसका जो चुनाव है अगर उसको रद्द कर दिया है ना, तो उसने जो भी काम किए हैं वो हमेशा बरकरार रहेंगे, उसको काट नहीं सकते हो आप। पहला स्टेटमेंट तो एकदम गलत है। दूसरा देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी, मतलब खत्म किया जा सकता है कि कुछ अन्य विधानसभाएं जो हैं विघटित हो गई हैं और उनके लिए निर्वाचन होने अभी शेष हैं। ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता। क्यों? आप खुद सोच के देखिए, भारत में हर साल किसी ना किसी स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते रहते हैं। अगर इस तरह की चीजें करेंगे फिर तो राष्ट्रपति के चुनाव कभी हो ही नहीं पाएंगे। कॉमन सेंस की बात है ये, है ना। तो ये भी एकदम गलत सा स्टेटमेंट है, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरा देखिएगा, कोई विधेयक अगर भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होगी। ये भी बिल्कुल नहीं बताया गया है। अगर आप देखेंगे पॉकेट वीटो वाला जो चीज है वो क्या है, यही तो है कि आप लंबे समय, कितने भी समय तक रख सकते हैं। भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वापस करना होता है, बट भारत के राष्ट्रपति के पास ये समय सीमा नहीं है। तो पॉकेट वीटो जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के कंपैरिजन में भारत के राष्ट्रपति के पास ज्यादा है। तो आप तीनों स्टेटमेंट अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको देखेगा गलत स्टेटमेंट है। और यूपीएससी ने पूछा है कौन सा सही है, तो कोई भी सही नहीं। थोड़ा गहराई में, बट अच्छे से मुझे लगता है जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दूसरा सवाल जिसको लेकर बहुत ही ज्यादा इशू क्रिएट हुआ है उसको लेकर थोड़ा समझते हैं क्या है ये सवाल। देखो, पहला स्टेटमेंट देखेंगे, संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन या राज्य की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो नामित सदस्यों की बात कर रहा है। तो किए गए सदस्य विधानमंडल, निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का होगा, देखिए ये राष्ट्रपति के बारे में सवाल ही है, मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए अहर है, मतलब एलिजिबल है। तो नामित सदस्य शामिल होते हैं क्या?
ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं शामिल होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। चाहे स्टेट जो राज्य विधानसभा हो उसमें मनोनीत सदस्य जो होते हैं, मैं और आसान लैंग्वेज में लिख देता हूं, जो आप लोग पढ़ते हैं, मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट में तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको लेकर भी एकदम से डाउट क्रिएट किया है, बट ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होंगी, प्रत्येक राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होगा। अब मैं आपको बताता हूं, पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेंगे। देखिए, किसी भी राज्य का जो, अगर हम एमएलए, अब देखो ना, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, उसमें एमएलए और एमपी के वोट का मूल्य निकाला जाता है। जो एमपी होते हैं वो आपको पता है राज्यसभा और लोकसभा में होते हैं, है ना, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। देखो, ये सवाल इसको लेकर एकदम अब फंसेगा, राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों के वोट का मूल्य जो है ना वो समान है। कैसे? 700 मूल्य रख दिया गया। अब इसमें थोड़ा बहुत हेर फेर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर देखेंगे दोनों के लिए समान है। यूपीएससी ने एक सवाल इसको लेकर भी पूछा, मैं अभी अगले स्लाइड में आपको दिखाने भी वाला हूं, बट आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। राज्यसभा और लोकसभा के लिए जो वोट का मूल्य है एमपी का, वो समान रखा गया है। ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। दूसरी चीज, अगर स्टेट के एमएलए का, इसको लेकर फॉर्मूला क्या है? देखो, अगर राज्य की जनसंख्या देखेंगे हम, जनसंख्या में, और उस राज्य में टोटल एमएलए कितने हैं, टोटल एमएलए कितने, इसको डिवाइड करके हम लोग कहीं ना कहीं पे एक 1/1000 भी करते हैं। इसको डिवाइड करने के बाद हम लोग जो निकालेंगे कैलकुलेशन, वो निकल के आएगा वोट का मूल्य किसका? एमएलए का। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे यहां पे, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा यहां पे, तो अगर आप लोग यहाँ पे इसको देखिए, तो ये जनसंख्या की बात ज्यादा कर रहा है ना। किसी भी स्टेट की जितनी जनसंख्या होगी उसमें टोटल एमएलए कितने होंगे उससे डिवाइड करके, और 1/1000, इसको भूल जाइए अभी 1000 वाले को, सिर्फ इतना याद रखिए, जनसंख्या बटे टोटल एमएलए, है ना। इससे जो मूल्य निकलेगा उससे एमएलए का वोट निकल आएगा। ठीक है, उसका वोट का मूल्य क्या है। ठीक है, अभी इसको और आसान भाषा में भी समझ लेंगे। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे, जनसंख्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, एमएलए से फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको समझाता हूं, पहले आप जल्दी से ना इस सवाल को भी देख लीजिएगा, ये तुरंत सही हो जाएगा। ये भी 2018 में पूछा गया सेम सवाल। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? मैंने आपको बताया है कि स्टेट जो होगी, राज्य की जो जनसंख्या होगी, उसके आधार पर एमएलए के वोट का मूल्य निकलेगा। तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तो अलग अलग होगी ना, तो इसलिए एमएलए के वोट का मूल्य जो होगा वो अलग अलग होगा। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। रही बात, ये देखो, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये मैंने अभी आपको बताया है, दोनों का फिक्स है 700। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट ठीक है। ये इससे पहले भी पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है सवाल। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। जल्दी से देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, ये देखो चुनाव होता कैसे है राष्ट्रपति का, जल्दी से देखेंगे संवैधानिक प्रावधान कौन से हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात है, फिर चुनाव की प्रक्रिया 55 में है, 56 में उसके कार्यकाल की बात है। ठीक है, अगर दोबारा से निर्वाचन होता है तो उसके लिए पात्रता है, चुनाव हेतु योग्यताएं क्या है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। जल्दी से, क्योंकि देखिए हम पूरा राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, मैं सिर्फ आपको वो उस चीज पे फोकस कर रहा हूं जिस पे यूपीएससी बार बार सवाल पूछ रहा है। ठीक है, एक निर्वाचक मंडल बनता है जिससे चुनाव किया जाता है। चुनाव कौन करवाता है? भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। अब कौन कौन शामिल होता है इसमें, ये देखिए, संसद के उच्च सदन मतलब निम्न सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में अगर देखेंगे तो सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, और दूसरा, केंद्र और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों जहां पर विधानसभाएं हैं वहां पे एमएलए, निर्वाचित एमएलए, ठीक है ना, तो नामित वाला यहां पे सीन नहीं है। तो ये तो आप लोग एकदम लक्ष्मीकांत वगैरह से पढ़ते भी होंगे। आगे देखते हैं। अब यहां पे देखो, प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है। राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य 700 निश्चित है। तो इसको तो दिमाग में बिठा लीजिएगा, अलग अलग नहीं है, सेम है। विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। यही फैक्ट यूपीएससी ने इस बार पूछा है, मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा आगे चलकर। और यहां पे देखिएगा 2001 में एक संशोधन किया गया था, 84 संशोधन। इसमें कहा गया कि जब तक जो जनगणना 71 के आंकड़े ही चलते रहेंगे, जब तक 2026 की जनगणना के आंकड़े नहीं आते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य विधानसभा में विधायकों की संख्या से विभाजित करके, और ये मैंने आपको बताया 1000 से विभाजित करके किया जाता है। तो यहां से देखिए क्या फॉर्मूला बना, उस राज्य की जनसंख्या क्या है, ठीक है, और उस राज्य में टोटल एमएलए कितने हैं। अभी सिर्फ इतना 1000 वाला भूल जाइए, मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं, ये फॉर्मूला है। अब मुझे एक बात बताओ, यूपीएससी ने सवाल में क्या पूछा है? यूपीएससी ने कहा है कि अगर मान लीजिए टोटल एमएलए ज्यादा है, इससे निर्भर करता है, उससे वोट का मूल्य बढ़ जाएगा। स्टेटमेंट देख लो आप लोग, मैं दोबारा से दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा इस स्टेटमेंट को।
ये देखिए, विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना अधिक, मतलब सीटें जितनी अधिक होगी, बट उससे क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे देखो आप, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे? मैं आपको फॉर्मूले से समझाऊंगा। देखिएगा यहाँ पे, मान लीजिए जनसंख्या है 1000, है ना, और टोटल एमएलए हैं पहले 20 थे, तो कितना आ गया भाई? अगर आप देखेंगे तो ये 5 पे चला गया, 50 वोट का मूल्य आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम यूपीएससी के अकॉर्डिंग चलें, अगर हम फॉर्मूले से ही सॉल्व करें, 1000 जनसंख्या तो सेम रखी है उसने, उसने कहा ये बढ़ जाए, अगर 40 हो जाए तो क्या वोट का मूल्य बढ़ जाएगा? कहाँ बढ़ जाएगा, ये तो कम हो जाएगा ना, 25 हो जाएगा ये तो ये तो कम हो गया ना, अगर फॉर्मूले से भी चलोगे। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, टोटल एमएलए से फर्क नहीं पड़ता, इससे तो कम हो जाएगा। जनसंख्या अगर ज्यादा है तब वोट का मूल्य बढ़ जाएगा उस एमएलए का, ठीक है। तो जनसंख्या वाले पोर्शन पे फोकस करना है, जनसंख्या अगर ज्यादा होगी तो उस एमएलए के वोट का मूल्य बढ़ जाएगा। इससे आसान मैं आपको नहीं समझा सकता हूं। जल्दी से आगे देखेंगे, ये वाला देखिए, तीसरा स्टेटमेंट देखिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। तीसरा देखो, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो वैसे तो अब मान लीजिए 28 स्टेट हैं, क्या सबको याद करेंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है ना। मैं आपको कुछ 2-4 स्टेट के तो दिखा देता हूं इस सवाल से रिलेटेड जो हैं, बट मैं आपको बताता हूं इसको कैसे डील करना है। देखो जैसे उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा जो वोट का मूल्य है ना एमएलए का इसी का है, तो सबसे अधिक याद रखो आप। दूसरा तमिलनाडु का 176 है, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र का इतना है, केरल का 152 है और मध्य प्रदेश का 131 है। तो यही सवाल पूछा है यूपीएससी ने, कहा एमपी का ज़्यादा है, नहीं, किसका ज़्यादा है? केरल का ज़्यादा है, एमपी का कम है। ये स्टेटमेंट में पूछा गया। आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, यहां पे देखेंगे आप तो मध्य प्रदेश के नहीं है, उल्टा है केरल का। अब आप इस सवाल को या इस स्टेटमेंट को कैसे डील करोगे? मैं ये कह रहा हूं, जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं ना, जिसको एब्सोल्यूट बोलते हैं, वो ज्यादातर गलत होता है। जिसमें एकदम क्लैरिटी से पूछा गया हो कि अच्छा ये ज्यादा, ये बहुत स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। मतलब एमएलए, अगर आप ओवरऑल देखेंगे कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं प्रीलिम्स में, उसमें एक टेक्निक ये भी होती है कि जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होता है ना, एकदम स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है, वो हमेशा ज्यादातर संभावना उसकी गलत होने की होती है। जिसमें ये देखो कैसे पूछा है, मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रति, मतलब इतना स्पेसिफिक और विशेष बना के पूछ रहा है, ये थोड़ा सा और इतना याद रख पाना भी बड़ा मुश्किल है। पर आप इसको छोड़ो, मैं आपको ये बता रहा हूं, देखो इसको तो करेंगे आप इस टेक्निक से। ओवरऑल ये दोनों सवाल आप लोग कॉमन सेंस से भी सही कर सकते हो और जो नॉलेज आपके पास है उससे भी सही होगा। यहां पे देखेंगे, अब एक और पूछा है, पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट की से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी की कुल जनसंख्या का जो अनुपात है वो अधिक है। अब यहां पे तो दे दिया ना यूपीएससी ने, यहां पे क्या दे दिया है कि जनसंख्या ज्यादा है इसलिए ज्यादा, बिल्कुल सही बात। अगर ये स्टेटमेंट उसने दे रखा है कि जनसंख्या ज्यादा है इससे ज्यादा है, तो ये तो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो गया ना, इसको काट दो आप, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे, अगर सिर्फ नॉलेज के बेस पे चलेंगे तो पहले को काट सकते हैं, दूसरे को काट सकते हैं और तीसरे को सही कर सकते हैं कॉमन सेंस से, ठीक है। बट क्योंकि सवाल का थोड़ा पूछने का तरीका अलग है, कितने पेयर सही हैं इसमें, है ना, एक स्टेटमेंट सही है, 2 है, 3 है, 4, तो इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि केवल 2 आप कर सकते हो। बट मैं ये कहूंगा ये थोड़ा सा स्पेसिफिक स्टेटमेंट है कि एमएलए जो एमपी का जो प्रत्येक एमएलए है वो केरल से ज्यादा है। इस स्टेटमेंट को आप उस सेंस से या एब्सोल्यूट स्टेटमेंट के होने के टाइप पर भी काट सकते हैं। ये स्टेटमेंट एकदम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेटमेंट हैं इसको लेकर बहुत हवा बनाया गया, मैंने आपको बता दिए, 3 तरह के सवाल सेम पूछे गए हैं, इसको तो आप तुरंत काट देंगे। अब प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा का और राज्यसभा में सेम है या अधिक है, ये सेम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये तीनों सवाल आप लोगों के सामने हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखो होता क्या है ना, यूपीएससी थोड़ा सा, अगर आप वहां पे 1 सेकंड निकाल के ये फॉर्मूला भी लगा देते ना, तब भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो हवा बनाने से कुछ नहीं होगा, डीप में अगर पूछ रहा है तो हम डीप में ही तैयारी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे हटा सकते हैं राष्ट्रपति को? एक ही आधार है, संविधान का उल्लंघन, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया है। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है ताकि यूपीएससी सवाल पूछे दिक्कत ना हो। संसद के किसी भी सदन में इस प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है, लोकसभा में भी महाभियोग आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है, और उसके लिए कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। राष्ट्रपति, अगर मान लीजिए ये जो प्रस्ताव की बात है, अगर मान लो हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं तो कम से कम 1/4 सदस्य आपके फेवर में हो, और जो हटाने का जो बिल होगा उसको आप कम से कम 2/3 बहुमत से पारित करेंगे, फिर दूसरा सदन भी पारित करेगा और लास्ट में राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा।
ठीक है। इवन राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा कि अपना पक्ष रखो भाई, ठीक है, महाभियोग आपने उल्लंघन किया या नहीं किया है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर आप देखेंगे एक स्टेटमेंट को ध्यान में रख लेंगे तो सवाल हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के वोट का मूल्य एकदम समान है, कोई डाउट नहीं है। प्रत्येक राज्य में एमएलए के वोट का मूल्य डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, राज्य की जनसंख्या पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, जनसंख्या बटे टोटल एमएलए, बस इतना अगर आप क्लियर रखोगे तो यूपीएससी में राष्ट्रपति आप लोगों का इलेक्शन का कितना भी सवाल पूछ ले गलत नहीं होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित अगर कोई भी मैटर है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डील करेगा, उसको लेकर हाई कोर्ट नहीं करेगा। अगर राष्ट्रपति ने निर्वाचन को रद्द भी घोषित कर दिया है तब भी जो है कहीं ना कहीं पे उसके द्वारा किए गए कार्य रद्द नहीं होंगे, रद्द नहीं होंगे। इवन विधानसभा अगर मान लीजिए किसी में नहीं है लोग, जैसे हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे और किसी विधानसभा में अभी इलेक्शन होने हैं तो उसके आधार पर राष्ट्रपति के इलेक्शन को रोकेंगे नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो विधानसभा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको राष्ट्रपति को लेकर पता होनी चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों का राष्ट्रपति का टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। देखो डर जो है ना हमेशा मन में किसी चीज को लेकर रखने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर यूपीएससी गहराई में पूछ रहा है ना तो गहराई में तैयारी करने में क्या प्रॉब्लम है, मजा आएगा ऐसे सवालों को सॉल्व करने में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग डिलाइट आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।